गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जब भी हमारा ये आप वीडियो देख रहे हैं तो तब के लिए तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो हमारे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट जो हमारे फिजिक्स का क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसका ये टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। मैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को लिखने का 3 तरीका बताऊंगा, 3 मेथड्स। आप तीनों में से कोई भी एक मेथड जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो लिखने में, जो आपको याद रह सके, और याद करने लायक तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो, वो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूँ, ताकि इस टॉपिक को समझने में कभी भी आपको परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कूलम्स लॉ के बारे में कि ये कूलम्स लॉ है क्या। तो जब कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास में जब भी ये टर्म आता है कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ हमें दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर हमारे पास में 2 निगेटिव चार्ज हैं, वो भी दोनों एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास में एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, वो हमेशा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर हमारे पास में 2 चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइन। उनके साइन के बेसिस पे एक चार्ज दूसरे को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही फोर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब 2 चार्ज रेस्ट के पोजीशन में रखे हुए हैं तो वो या तो वो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, या उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर साइन। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड अनदर वन इज रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव कब होगा, जब चार्ज अपोजिट साइन के होंगे, और रिपल्सिव कब होगा, जब चार्ज हमारे अपोजिट साइन के नहीं, सेम साइन के होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मिलता है कूलम्स लॉ से। कूलम्स ने हमें 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। सपोज हमारे पास में 2 चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, नॉट चार्ज। हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, वन इज Q1 और अनदर वन इज Q2। और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है, दैट इज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कूलम्स लॉ से मिलता है। और कूलम्स लॉ कहता है कि ये फोर्स जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों चार्ज के सेपरेटिंग डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं अपने बच्चों को बता देना चाहता हूं
कि यहां जब कभी भी इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहां पे प्लस या माइनस साइन लिखने का जरूरत नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है तो अपने आप इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स का नेचर होगा वो नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। यहां पे साइन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि कूलम्ब्स लॉ से हमें दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा है। लेकिन फोर्स, दुनिया में कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो हमारा वेट हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ठीक है, कोई भी फोर्स हो हमारा, तो वो जो फोर्स होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। टेंशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कोई भी फोर्स होता है, हमारे पास में स्प्रिंग फोर्स है, कई तरह के फोर्स होते हैं, तो ये सारे फोर्स जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इस फॉर्मूले से हमें सिर्फ दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का पता चलता है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो इसी को हम इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब इसके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर देंगे, यही हमारा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी मैंने बच्चों डिस्कस किया कि हमने जो दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज है। आपको मैं बता दूं कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में या आने वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेकेंड चैप्टर, तो इसमें जब कभी भी चार्जेस का जिक्र आएगा तो तीन तरीके के चार्ज हम इनकाउंटर करेंगे। पहला पॉइंट चार्ज, दूसरा सोर्स चार्ज और तीसरा टेस्ट चार्ज। तीन तरीके के चार्ज मिलेंगे। अभी जैसे मैंने कहा पॉइंट चार्ज, तो बच्चे कभी कंफ्यूज मत होना, पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि वो चार्ज कुछ पॉइंट जैसा होगा, किसी पार्टिकल जैसा होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, सुई के नोक के तरह होगा, बालू के कण के तरह होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि हम दो चार्ज को पॉइंट चार्ज तभी कह सकते हैं जब दोनों चार्ज का जो साइज होगा या एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। अगर चार्ज को हमने स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर करा है तो उसका कुछ रेडियस होगा। अगर उसका रेडियस उनके बीच के सेपरेटिंग डिस्टेंस से भी छोटा होता है तो हम उन चार्जेस को कहते हैं पॉइंट चार्ज। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। पॉइंट चार्ज two charges are said to be point charge if their separating distance is if their separating distance, इनके बीच का जो दूरी है, जिस डिस्टेंस से ये सेपरेट हुए हैं इससे भी छोटा, ठीक है, इनका साइज हो, इनका एटॉमिक रेडियस हो, इज ग्रेटर देन देयर एटॉमिक साइज। और एटॉमिक यहां लिखना उचित नहीं होगा, तो यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सिंपली देयर साइज और देयर रेडियस। ठीक है, दो चार्ज को हम पॉइंट चार्ज तभी कह सकते हैं जब उनके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस, यहां सेपरेटिंग डिस्टेंस हमने स्मॉल आर लिया है, इनका सेपरेटिंग डिस्टेंस
से भी छोटा इनका साइज हो, यानी ऑब्वियस है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो मैंने यहां लिख दिया इज ग्रेटर देन। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिखने का अपना अपना तरीका होता है। बस ये ध्यान रखना कि अगर सपोज ये एक स्फीयर के फॉर्म में, सपोज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, तो उस स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस से ही हम स्फीयर का साइज को डिटरमाइन करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास एक स्फीयर दिया हो और अगर उसका रेडियस बड़ा हो, यानी कि उसका साइज बड़ा है। अगर हमारे पास में एक स्फीयर है, उस स्फीयर का जो साइज है वो छोटा है, यानी उसका रेडियस जो है वो क्या है, छोटा है। तो अगर इनका जो रेडियस है, इन दोनों चार्ज का कुछ रेडियस होगा, और अगर ये रेडियस, अगर इस रेडियस, ये रेडियस जो होगा वो रेडियस इनके बीच के सेपरेटिंग डिस्टेंस से भी छोटा होगा, तो हम इन चार्जेस को क्या कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बच्चे आप पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको ओमिट करके आगे मूव करता हूं। सो 1, 2 and 3, shall I erase it? Okay. आपको मैं यहाँ पे कुछ भी याद करने लायक नहीं छोड़ूंगा, आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। आपको कभी भी ये टॉपिक या आगे आने वाला कोई भी टॉपिक मेरे क्लास में आपको याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, और ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से करता हूं। चलिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने होंगे। जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर और हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, इस दोनों का हम यूज करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में हमने वेक्टर पढ़ा था। जिन्होंने एच.सी. वर्मा फॉलो किया है, एच.सी. वर्मा में सेकेंड चैप्टर में वेक्टर है। पहला चैप्टर में आपका फिजिकल वर्ल्ड है, और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो वेक्टर है। रेफरेंस बुक वगैरह जो है हमारे, उसमें भी एस.एल. अरोड़ा वगैरह में वेक्टर का जिक्र किया हुआ है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इन सब में वेक्टर का जिक्र है। मैं आपको बता दूं कि वेक्टर जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। वेक्टर जो है वो मैथमेटिक्स है, वेक्टर इज मैथमेटिक्स। और फिजिक्स जब तक आप पढ़ते रहोगे और फिजिक्स में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप इनकाउंटर करते रहोगे जहां पे मैग्नीट्यूड आता हो और डायरेक्शन आता हो, तो वहां पे आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और साथ के साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करते हैं। तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है, उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो वेक्टर हमेशा आएगा जब भी आप ऐसे फिजिकल क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो मैं यूनिट वेक्टर एक बार अपने बच्चों को रिकॉल करवा देना चाहता हूं। यूनिट वेक्टर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहां पे यूनिट, यूनिट का मतलब ही होता है बच्चे, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। इकाई मतलब वन, यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और इस वेक्टर का यूज हम कहां करते हैं, तो इस वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, द वेक्टर having magnitude 1 and is used to specify direction of वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के
डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात तो इस वेक्टर के साथ क्या है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यानी अगर हम इसे किसी भी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है, और 1 को हम किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो रिजल्ट हमें वही मिलता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप क्या होता है? आई कैप ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है, जे कैप हमें वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है, और के कैप हमें जेड एक्सिस के लॉन्ग। वहीं पे माइनस आई कैप निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, माइनस जे कैप निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, और माइनस के कैप निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है। मैं एक बार लिख भी देता हूं इसे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। इस तरफ है हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा निगेटिव जेड एक्सिस। देखो बच्चे, ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन बोर्ड के ऊपर में हम ऐसा जेड एक्सिस को नहीं बना सकते, इसीलिए जेड एक्सिस ऐसे होता है। ये बाहर के तरफ का जेड एक्सिस पॉजिटिव होता है और अंदर के तरफ का जेड एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमको डायरेक्शन बताना है तो हम आई कैप का यूज करेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताना है तो माइनस आई कैप का, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताना है तो प्लस जे कैप का, और निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताना है तो माइनस जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताना है तो हम प्लस के कैप का यूज करेंगे, और माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताना है तो हम माइनस के कैप का यूज करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला जो एच.सी. वर्मा और काफी सारे रेफरेंस बुक में दिए गए हैं यूनिट वेक्टर का, वो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूले को एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैं आगे इस फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देखो बच्चे, फिजिक्स में ये साइन को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मैथमेटिक्स में इसी साइन का यूज हम लोग करते हैं मॉडुलस को बताने के लिए, ठीक है। तो पॉज करें और पॉज करके इतना पहले लिख लो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ओमिट इट। अगर मैं इसमें अभी और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूं यूनिट वेक्टर पे तो मैं अपने कॉन्सेप्ट यानी अपने टॉपिक से डेविएट हो जाऊंगा। अब क्लास 11th में आपने वेक्टर पढ़ा है और वहां पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा, ये टर्मिनोलॉजी। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं सेपरेट वीडियोस बना करके कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये समझा दूं, ठीक है। वैसे ये समझने की जरूरत है नहीं, इतना सफिशिएंट है अभी। तो अब आगे समझने के लिए, सपोज हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, वी हैव 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड अनदर वन इज Q2। हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां बताने के लिए जा रहा हूं।
मैं यहां वेक्टर का एक और टर्मिनोलॉजी यूज करने के लिए जा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जब कभी भी किसी कार्टेशियन प्लेन में, XY प्लेन में, हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, या एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, हमेशा जब कभी भी फिजिक्स में पोजीशन को बताना हो या डेली लाइफ में भी हम पोजीशन को बताते हैं, तो हम सबसे पहले एक रेफरेंस लेते हैं। फिजिक्स में वहीं पे रेफरेंस को ओरिजिन लिया गया है। जब हम कार्टेशियन प्लेन में डायरेक्शन को बताते हैं तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन को लेते हैं। या जैसे डेली लाइफ में हम कहते हैं कि 10 बजे दिन में अगर कोई पूछे, मैंने फोन किया, मैंने कहा, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम अभी कहाँ हो, तो उसने मुझसे कहा कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पटना जंक्शन। पटना जंक्शन के सामने या दिल्ली जंक्शन के सामने मैं खड़ा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया दिल्ली स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को, और उसके रिस्पेक्ट में उस बंदे ने कहा कि मैं ठीक इसके सामने खड़ा हूं। उसी तरह फिजिक्स में, इसको फिजिक्स में भी रिलेट किया गया है, लेकिन इन सब पे अगर मैं बातें करना शुरू करूं तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हम अपने टॉपिक से बिल्कुल अलग चले जाएंगे। आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। यहां पे देखते हैं, यहां मैं चार्ज 2 का पोजीशन चार्ज 1 के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए जा रहा हूं, और उसके लिए मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं R21। देखो कई सारे राइटर हमारे ये वाले नोटेशन यूज करते हैं। R का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर, 21 का क्या मतलब होता है, पोजीशन ऑफ चार्ज सेकेंड, दूसरे चार्ज का पोजीशन फ्रॉम, कहां से, या विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। ठीक है। या इसको समझने या लिखने का दूसरा तरीका भी है जो कई सारे राइटर फॉलो करते हैं, और वो तरीका हमारा R12। तो ये होता है, इसको पढ़ने का ऐसा तरीका, पोजीशन ऑफ चार्ज नंबर सेकेंड फ्रॉम 1 to सेकेंड। आप इसमें से दोनों में से कोई भी नोटेशन का आप यूज कर सकते हैं। कई सारे राइटर ने ये नोटेशन को लिया है, कई सारे राइटर ने ये, तुम किसी एक को लेकर के चलो। मैं यहां ये वाला यूज करने वाला हूं। ये बहुत ही कंफर्टेबल और सिंपल नोटेशन है। चार्ज 2 का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 1। वेक्टर के पास में डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन हम किसके तरफ कर रहे हैं, सेकेंड चार्ज के तरफ। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, क्लियर। और अगर इसे मैं यूनिट वेक्टर वाले फॉर्मूले से लिखता हूं तो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। याद आया कुछ, अभी हमने पढ़ा था। और मैं अपने बच्चों को बता देता हूं कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 है, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 ये कुछ नहीं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर। तो पॉज करो वीडियो को और यहां तक पहले लिख लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। सो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 तक ही चलो। तो शैल आई रेज इट, सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं कि वही कंडीशन लेता हूं। ये चार्ज Q1 है एंड दिस वन इज हमारा चार्ज Q2। इन दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाले चार्ज का पोजीशन बताता हूं,
पोजीशन ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम 2। अब पीछे मैंने इसको पढ़ने का तरीका बता दिया है। पोजीशन ऑफ चार्ज नंबर 1 कहां से, किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड के रिस्पेक्ट में, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो r12 यूनिट वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, q1 के तरफ का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं अब मैं आता हूं इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अब मैं पहला मेथड पे आता हूं, पहला तरीका जो मैं फॉलो कर रहा हूं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। फर्स्ट वे या फर्स्ट मेथड, पहला मेथड। तो पहला मेथड क्या है हमारा, देखो हमारे पास में दो चार्ज दिए गए हैं। सपोज वी हैव द टू चार्ज Q1 एंड सेकेंड चार्ज इज Q2, ठीक है। हमने यहां पे इन दोनों चार्ज को एक एक साइन दे दिया है। ये पहला चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर। सिमिलरली अगर दो निगेटिव चार्ज भी लेता तो भी दोनों एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते, और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव लेता तो दोनों एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि शादी जो होता है वो अपोजिट जेंडर में होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा सोचना मत, अपोजिट जेंडर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है और सेम जेंडर में जो है ना उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होता है एज कंपेयर टू अपोजिट जेंडर। दैट्स इनफ। तो हमारे पास में दो चार्ज है और दोनों का सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इन दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस हमने लिया है स्मॉल r, ठीक। अब देखो ये जो चार्ज नंबर 2 है, इस चार्ज नंबर 2 को चार्ज नंबर 1 जो है वो रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा कुछ इस तरफ, कहेगा तू मेरे से दूर जा, प्लस प्लस है, पास बैठने नहीं देगा। इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का मैंने नाम दिया फोर्स ऑन, पढ़ो देखो, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 किसके द्वारा अप्लाई किया गया है, फर्स्ट चार्ज के द्वारा। फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 बाय फर्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये थोड़ी ना कहेगा इसने फोर्स लगाया इस पे, यानी Q2 के ऊपर में कौन फोर्स लगा रहा है, Q1। तो भाई अगर Q2 को Q1 धक्का देगा तो Q1 को Q2 भी तो धक्का देगा। अगर आप किसी का हानि करोगे तो कोई थोड़ी ना आपको कहेगा कि नहीं मुझे नुकसान पहुंचाते रहो। तो Q2 को Q1 अगर रिपेल करता है तो Q1 को Q2 भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 बाय चार्ज नंबर 2, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। मैं आपको बता देता हूं कि जहां कहीं भी कूलम्ब्स लॉ आए, कूलम्ब्स लॉ यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो ये फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर Q2 को Q1 रिपेल कर रहा तो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे Q1 को Q2 भी रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से। मैं आगे इसको प्रूव भी करूंगा। चलो अब मुझे यहां लिखना है। अच्छा पहला इक्वेशन में जाओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 था हमारे पास में
यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसा ही कुछ था। अरे याद करो, पीछे जाकर के देखो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो। यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट, या ऐसे लिख लो, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो मैथमेटिक्स है, सिंपल। बहुत ट्रिक से बता रहा हूं मैं तुझे, बहुत सिंपल फॉर्म है। अब देखो, इसी नोटेशन को फॉलो करना है हमें, इस फॉर्मूले को, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। देखो ये फोर्स, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एफ, और लैक ऑफ स्पेस आप पहले इतना लिख लो, तो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो मैंने अभी क्या देखा कि हम लिख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? लिख सकते हैं इसे। चलो, तो वेक्टर है हमारा F21 है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, इंटू यूनिट वेक्टर। इस फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? R21 कैप। कोई दिक्कत? दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसे लिखना हो, इस फोर्स को, तो F12 फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 बाय चार्ज नंबर 2, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन को मेंशन करना है। तो डायरेक्शन क्या है हमारा? इस तरफ डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर बता रहा है? R12 कैप। यही तो है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे याद रखना, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी फॉर्म में हमने लिखा। बच्चों यहां देखो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने R21 से मल्टीप्लाई किया, R21 कैप। इससे मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन का पता चल रहा है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? चार्ज नंबर 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? चार्ज नंबर 1 के द्वारा। इससे पता चल रहा है चार्ज नंबर 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। लेकिन इसको यहां लिखने से इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको लिखने से इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 था। क्लियरली तुमको यहां से दिख रहा होगा कि इस दोनों फोर्स का, ये दोनों जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज 2/1, फोर्स ऑन चार्ज 1/2, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरा का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहां कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, या कूलम्बिक फोर्स ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैं एक चीज यहां लिख सकता हूं, इसको सेकंड नाम दे देता हूं, इसको थर्ड दे देता हूं। मैं क्लियरली यहां लिख सकता हूं, देखो
मैं ऊपर भी मिटा देता हूं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कूलम्बिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, F12 हमने देखा था, F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड ये दोनों आपस में इक्वल थे, लेकिन अगर इस मैग्नीट्यूड को हटा करके अगर हम डायरेक्शन यहाँ मेंशन करते हैं तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए ये न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कर रहा है, ऑबे कर रहा है। अगर हमने इसको एक्शन लिया तो ये रिएक्शन है, इसको एक्शन लिया तो ये रिएक्शन है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ जब भी आप काम करते हैं ना तो एक्शन और रिएक्शन को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक को अगर हम एक्शन लेते हैं तो दूसरा अपने आप रिएक्शन हो जाएगा, और दूसरे को अगर हम एक्शन लेते हैं तो पहला वाला रिएक्शन हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा पहला नोटेशन। अब मैं दूसरा नोटेशन की तरफ जा रहा हूं, सेकंड नोटेशन। सेकेंड नोटेशन को समझने से पहले बच्चों हमने यहां पे देखा था, अब ये हमारा सेकेंड में आप या तो पहला मेथड समझ गए तो आप पहला मेथड भी लिख सकते हैं, जैसे पहला नहीं समझ में आया, नहीं आसान लगा तो वो दूसरा देखें। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि ये R12 जो है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, R के बराबर। R यानी कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो जो पहला वाला फॉर्मूला था, सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाओ, F फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2/1, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2/1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू ये यूनिट वेक्टर था इस डायरेक्शन का R21। देखो कुछ देख करके ही समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे कुछ नहीं करने वाला हूं, ये R21 कैप जो है ना इसके जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन ये R स्क्वायर है इंटू इसको पुट करो R12 वेक्टर, सॉरी चलो पहले ऐसा करते हैं, बाय मिस्टेक हमने कुछ यहां पे, ठीक है, तो इसके अलॉन्ग डायरेक्शन हमको R12 कैप बताएगा। ठीक है, अब R12 कैप के जगह ये वाला वैल्यू को पुट कर दो अपॉन R12 वेक्टर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, R के इक्वल। तो कुछ नहीं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R तो लिख सकते हैं, और ये R और ये R अगर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R क्यूब।
क्लियर? तो ये एक तरीका है, या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, और या फिर आप ऐसे लिखिए F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू। अब जो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा मैंने अभी क्या करा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये लिखना है, देखो देखो R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, और R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R के इक्वल है, फोर्स ऑन चार्ज 2 अप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, किसके लॉन्ग होगा, R21 कैप, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहां पे हमें चेंज क्या करना होगा, F, ठीक है। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा कर लो। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, इसके जगह पे हम ये वाला वैल्यू को पुट करेंगे तो ये था R स्क्वायर, इसको डालो R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, और जैसा कि मैंने बताया कि R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो इसको यहां से रिमूव करो, इसके जगह पे अगर मैं R लिखता हूं तो ये R और ये R आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R क्यूब। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का होल क्यूब इंटू, ठीक है। तो आपको जो नोटेशन अच्छा लगे वो नोटेशन लिखना। सबसे बेसिक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए आपको कभी भी परेशानी नहीं लेना होगा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये दूसरा मेथड था। अब मैं तीसरा मेथड भी कंप्लीट कर देता हूं, लेकिन आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास 12th को स्टार्ट करने से पहले वेक्टर को अच्छी तरीके से समझ ले, पढ़ ले। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स में भी इससे काफी हेल्प मिलेगा। आप यहाँ पे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का। आप क्लास 12th के मैथमेटिक्स में ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको दो का प्रोडक्ट करना आएगा तभी तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाओगे ना। चलो, तो अब जो आगे थर्ड वाला मेथड है, सेकेंड तक तो हो गया, जो हमारा थर्ड वे है, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, यानी एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बगल में लिख लेता हूं अभी जो जो रिजल्ट हमने लिए हैं। हमने अभी निकाला था F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का होल क्यूब इंटू, एक तो हमने ये निकाला, सेकेंड हमने निकाला था F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू, ठीक है। पीछे आप देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है।
अब मैं यहाँ पे कार्टेशियन बनाने वाला हूँ, कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? देखो तो इसको आप माइंड में रखो, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसे एक जगह पे आप लिख लीजिए, लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो मैं इसको मिटा ही देता हूं। हमारे पास में दो चार्ज है, एक चार्ज है हमारे पास में Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास में Q2। ध्यान से देखना, और कुछ भी टफ नहीं है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इस दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। और पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें किसी भी चार्ज के पोजीशन को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पे सपोज करो कि फर्स्ट वाले चार्ज का जो पोजीशन है वो हमें बता रहा है एक पोजीशन वेक्टर R1, और चार्ज नंबर 2 का जो पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बता रहा हमारे पास में R2 वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां फिर से वेक्टर का मुझे इंप्लीमेंटेशन करना होगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वेक्टर को एक बार पूरी तरीके से रिवाइज करो। नाउ अगर मैं चार्ज 2 का बात करता हूं, चार्ज 2 का पोजीशन फ्रॉम 1, तो मैंने अभी एक वेक्टर का यूज किया था, वो था R, पोजीशन ऑफ चार्ज 2 फ्रॉम 1, या पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब इसमें मैं अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता हूं, देखो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, तो देखो बच्चे ट्रायंगल लॉ अगर आप अप्लाई करोगे इसमें, तो ट्रायंगल लॉ देखो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता हो और दूसरा वेक्टर दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करता हो, तो थर्ड वाला जो साइड होगा वो उन दोनों के रिजल्टेंट यानी सम को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें एक टर्म एंड कंडीशन याद करके रखना कि जब भी ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर जिनका आप सम कर रहे हो, उसमें एक वेक्टर का हेड यानी टकला और दूसरे वेक्टर का टेल यानी पूंछ आपस में मिलना चाहिए, तो तीसरा वाला साइड आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में दूसरा होता है कि दोनों वेक्टर का पूंछ मिलना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या मिलना चाहिए, एक का हेड। मैं लिख ही देता हूं, जैसे एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो तीसरा जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इन दोनों का सम का रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये साइड इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि एक का हेड और दूसरे का क्या मिल रहा है, टेल, तो तीसरा वाला साइड क्या बता रहा है, रिजल्टेंट को बता रहा है। इज दैट क्लियर? चलो यही चीज हम अप्लाई करेंगे यहां पे, ध्यान से देखना ट्रायंगल लॉ। इसमें कौन से वेक्टर का हेड और कौन से वेक्टर का टेल मिल रहा है, क्लियरली देखो, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल, यानी R1 वेक्टर का हेड प्लस कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर का टेल, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला थर्ड साइड R2 वेक्टर। क्लियर? यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
R2 वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लिख सकते हैं? अरे बोल ना रे, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स है यार। चलो इतना तो आपने लिख लिया। अब जो मैंने सेकेंड मेथड में आपके पास में एक इक्वेशन दिया था, फोर्स ऑन चार्ज नंबर। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, Q2 को Q1 रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स ऑन चार्ज 2 अप्लाइड बाय 1, और फर्स्ट को Q2 रिपेल करेगा इस तरफ, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 अप्लाइड बाय सेकेंड। ये बात क्लियर है? तो अब मैं इसको लिखता हूं, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 बाई 1 इज इक्वल टू, इससे पहले जो हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। यही पढ़ा था। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं R21 के जगह पे इस वैल्यू को पुट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बड़ा ही याद करने का भी तरीका सिंपल है, यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, ठीक है। काफी सारे यूट्यूबर ये सब चीज बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू, क्लियर है? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। ओके, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, R21 के जगह पे क्या पुट कर दिया, R21 के जगह पे R2 माइनस R1 को पुट कर दिया, ठीक है। अब सिमिलरली चलो इसको यहां से ओमिट करो, ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया। इसको भी हमने यहां से मिटाना है, इसको भी, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। मैं बार बार ओमिट करके वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूं। अब देखो, अब हम सेकेंड चार्ज, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने फोर्स का इक्वेशन लिखा है, कौन से फोर्स का, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 बाई 1। किस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, सेकेंड चार्ज पे। किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, 1 के द्वारा। तो भाई अगर 2 के ऊपर 1 लगाएगा, 2 के ऊपर 1 लगाएगा तो 2 भी तो 1 के ऊपर लगा रहा है ना, यानी अब इस फोर्स के ऊपर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फोर्स के ऊपर आएंगे तो इस फोर्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को भी देखेंगे, और उसको समझने के लिए पहले हमको चार्ज 1 का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में समझना होगा, चार्ज नंबर 2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? पोजीशन ऑफ चार्ज 1 कहां से, फ्रॉम 2, पोजीशन ऑफ चार्ज नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। क्लियर? नाउ अब देखो फिर से यही करना है, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दो। ट्रायंगल लॉ में मैंने क्या कहा कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिलता है किसी भी ट्रायंगल में, तो तीसरा वाला साइड इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलो इसमें चेक करो किसका किसका हेड और किसका किसका टेल मिल रहा है। तो क्लियरली इस वाले का हेड और इस वाले वेक्टर का टेल मिल रहा है। हेड किसका, R2 वेक्टर का, टेल किसका, R12 वेक्टर का। तो भाई टकला और पूछ मिल गया, तो रिजल्टेंट कौन सा हो गया, R1 वेक्टर, ठीक है। जो सिंपल फॉर्म में लिखना है तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का। चलो इसको भी यहीं तक छोड़ो,
ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा सेकेंड वाले मेथड में। इक्वेशन हमने पढ़ा था F फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1/2 क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, यही पढ़ा था। अब इस वाले में सिर्फ इसका वैल्यू को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 क्या है, R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R12। क्लियर? तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, एक बार मैं देख लेता हूं ये क्लियर है कि नहीं है स्क्रीन पे। चलो बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर बच्चे देखें तो F12 का इक्वेशन जो मैंने पहले लिख करके मिठाया है, सॉरी F21 का इक्वेशन और F12 के इक्वेशन को कंपेयर करके देखोगे तो ही समझ जाओगे कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब मैं इनका समरी बना देता हूं, क्लियर है? इसको पॉज करके यहां पे लिख लो। तो मैंने आपको 3 मेथड दिए। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए मैंने कितने मेथड आपको बताए, 3 मेथड्स। और तीनों में जो मेथड आपको अच्छा लगे, सबसे ज्यादा जो है ये तीसरा वाला मेथड बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और आप तीसरे वाले मेथड को ज्यादा फॉलो करो, देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान की तरह ये मेथड लगता है। तो मैं तीनों मेथड को समराइज कर रहा हूं। ये हमारा टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पहला मेथड था हमारे पास में, वो आया था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन था, R21 क्या, ये था। दूसरे फोर्स के लिए 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² इंटू R12 क्या, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड से। सेकेंड मेथड से था हमारा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ठीक है। और थर्ड वाले से हमारे पास में आया था, अच्छा थर्ड वाला चलो अब इसके ऊपर लगा लो F12, क्योंकि यहां पे 2 फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक क्योंकि 2 चार्ज है, अगर Q2 को Q1 रिपेल कर रहा है तो Q1 को Q2 भी रिपेल करेगा सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इसीलिए हमें 2 इक्वेशन लिखना पड़ता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का इंटू, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब फिर से अगेन स्पेस का कमी हो रहा है, ये तो हमारा 2 मेथड आ गया। तीसरा मेथड मैं बगल में ही लिख देता हूं, ये हमारा सेकेंड मेथड था। और तीसरा है हमारा, बस कुछ नहीं करना है यहां पे, अभी अभी हमने किया थर्ड वाला, ठीक है। तो इसको पॉज करके पहले लिख लीजिए। वो तीसरा क्या था हमारे पास में, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन
पहले लिखो इसको। ये R21 का वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया था, तो R21 का वैल्यू हमारे पास में था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, इसका होल क्यूब इनटू, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये विजिबल है या नहीं। ठीक है, विजिबल है। अगेन F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इनटू। तो ये हमारे पास में तीन मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और ये थर्ड मेथड। तो ये तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आप प्रीफर कर सकते हो। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ये तीसरा वाला मेथड प्रीफर करो, और तीसरे वाले मेथड पे लिखने के लिए आपको पहला और दूसरा मेथड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वेक्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और इसमें मैं एक लाइन और कंक्लूड करूंगा। मैंने पहले ही बता दिया कि कूलम्स लॉ जो है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। वो क्लियरली हमें इन इक्वेशन से भी दिख रहा है। F21 और F12 दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Q1 अगर Q2 को रिपेल कर रहा है तो Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, ठीक है। सेकेंड, और भी कई सारे बातें हैं। कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है एक क्लोज लूप या पाथ में जीरो होता है, या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है वो सिर्फ इनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलो, और एक चीज और मैं इंक्लूड कर देता हूं कि जो ये कूलम्बिक फोर्स है इसका डायरेक्शन हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज along line joining the two charges, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के along ही होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। आगे आप इसे रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और मैं पहले ही, आज से नहीं, जब से मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरा यही इंटेंशन रहता है कि मैं क्लास में आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं छोड़ूं। हर चीज़ के पीछे का रीज़न, लॉजिक सब आपको क्लियर होगा, बशर्ते कि आप सिर्फ लेक्चर को ध्यान से पढ़ें। तो आगे आने वाले लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। आप लोग के कहने पर ही मैंने, अपने स्टूडेंट के कहने पर ही मैंने ये स्टार्ट करा है। तो काफ़ी आगे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं। आगे जैसे बच्चों का काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आया है कि रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन यानी रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम करने के लिए, तो मैं अगला लेक्चर इसी के ऊपर मैं बनाने वाला हूं। अगला जो वीडियो होगा वो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम के ऊपर होगा, और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड एडिशन। उससे सिंपल है ही नहीं। जितनी केसेस होगी उनको मैं समराइज कर दे रहा हूँ, जितनी सारी बुक्स हैं, ठीक है। SL अरोड़ा हो, अरिहंत हो, अरिहंत का DC पांडे हो, चाहे SC वर्मा हो, इनके सारे क्वेश्चंस जिन ट्रिक्स पे बेस्ड होंगे वो सारे मैं उस लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू। आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर।